Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the beta decay and Fermi theory of beta decay. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि what is the beta decay. So the radioactive decay in which beta particle are emitted from the atomic nucleus is called beta decay. और इसी तरह बीटा डिके जो है ये वीक फोर्सेस की वजह से सरजद होता है। अब वीक फोर्सेस ये कैसे पॉसिबल हैं? हालांकि अगर हम देखें तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हम दो किस्म की फोर्सेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें एक न्यूक्लियर फोर्स थी और दूसरा कोलम्बिक फोर्स थी। अब कॉन्सेप्ट ये है कि वीक फोर्स कहाँ से आई। तो वीक फोर्स के लिए हम ये बात सीखते हैं कि हमने ये बात की थी, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स जो कि उसको होल्ड करती है न्यूक्लियस को, उसके अंदर तमाम न्यूक्लियॉन्स को पकड़ में ग्रिप में लेके आती है और एक न्यूक्लियस को फॉर्म करती है, वो वीक हो जाती। कैसे वीक हो जाती है? हमें पता है कि एक न्यूक्लियर फोर्स जो कि 1 फेम्टोमीटर से लेकर 3 फेम्टोमीटर तक होल्ड करती है। एक न्यूक्लियर एक फेम्टो से लेकर 3 फेम्टोमीटर तक ये फोर्स होल्ड करती है। और अब ज़ाहिर है जैसे जैसे एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, फिर उनके दरमियान में ज़ाहिर है न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा उसमें क्लाउड जमा हो जाएगा, तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स उनको ओवरकम करने के लिए नाकाफ़ी होगी। तो यही वजह है कि ऐसी फोर्स जिसने न्यूक्लियॉन्स को ग्रिप में रखना है, पकड़ के रखना है, एक न्यूक्लियस फॉर्म करवाना है, वो कम हो जाती, वीक हो जाती है और फिर डिके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। अब ये बात करते हैं कि डिके प्रोसेस किन किन एलिमेंट्स में पॉसिबल होता है। ये अल्फ़ा डिके के बारे में तो हमने ये कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो, ऑलमोस्ट 90 या 80 प्लस, उनमें अल्फ़ा डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बीटा डिके की थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। उनमें हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स भी स्मॉल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, मीडियम साइज़ के भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें हायर एटॉमिक मास या नंबर रखने वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये पॉसिबल क्यों है? क्यों बीटा डिके होता है? जिस तरह के हम कहते हैं कि अल्फ़ा डिके हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी बीटा डिके स्टेबिलिटी के लिए ही होगा। क्योंकि हमें ये पता है कि लार्ज साइज़ ऑफ अ न्यूक्लियस हैज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स which is act upon that nucleons 1 to 3 femtometer, and also there is a coulombic force which is repulsive in nature, and this force will dominate over the nuclear force which is attractive in nature. सो जैसे जैसे लार्ज साइज़ होता जाएगा डिके प्रोसेस की तरफ कोई भी एलिमेंट जाता जाएगा और इस दौरान अल्फ़ा बीटा या गैमा डिके हो जाएगा। अब बीटा डिके के लिए कुछ शराइत है, इसमें हम रेशो का जिक्र करते हैं। बीटा डिके की एक्चुअली डिपेंडेंस जो है ये रेशोज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। उनमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, इन दोनों की हम रेशो को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक न्यूक्लियस है तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन हैं, इसी तरह उसके अंदर 10 ही न्यूट्रॉन है। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट 50% या फिर 60% हो, तो उनमें डिके प्रोसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोबारा सुने कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, अगर तो उनकी तादाद दोनों की ऑलमोस्ट सेम है,
इक्वल 50-60% ये होल्ड कर रहे हैं, तो फिर हम ये बात करेंगे कि इनका डिके प्रोसेस की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब ज़ाहिर है जब ये स्टेबल हैं, स्टेबल क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा कि ये फिर बीटा डिके की तरफ जाए? मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर हो जाएगा कि 11 न्यूट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कितने हो जाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल के पेयर हमारे पास 5 है, 5 इसमें प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। और इसी तरह फिर ऐसे एलिमेंट्स फिर डिके प्रोसेस में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? उनमें क्या होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि ये होगा तब ही जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अब ज़ाहिर है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो फिर इसके साथ साथ कोई ना कोई पार्टिकल भी इमिट होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इमिट होगा तब भी कोई ना कोई पार्टिकल इमिट होगा। तो जो पार्टिकल इमिट होंगे वो मोस्टली प्रेजेंट करेंगे बीटा डिके को, और इसके साथ साथ कुछ और पार्टिकल जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो है, इस तरह के पार्टिकल भी इमिट होंगे। वो सिचुएशन के लिहाज से फिर इमिट होते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है जो कि काबिल गौर है कि इसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो को डिटेक्ट करते हैं। और अगर हम कहें कि 50% है, ऑलमोस्ट 50% दोनों की परसेंटेज है, तो वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी लेस, अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कम है, तो फिर वो बीटा डिके प्रोसेस की तरफ चला जाएगी। यही वजह है कि बीटा डिके होता है। अगर हम कहें कि वाई बीटा डिके इज़ प्रोसेस्ड, तो हम यही वजह बता सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशो अगर एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हो, अगर इक्वल ना हो, तो फिर इस सिचुएशन में बीटा डिके होता है। अभी हम बुक से देख लेते हैं कि बीटा डिके की बेसिकली 2 टाइप्स होंगी, नेगेटिव बीटा डिके एंड पॉजिटिव बीटा डिके। अब जो नेगेटिव बीटा डिके होगा इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी। बीटा डिके विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होगा। वो कैसे हो रहा होगा वो अब हम अभी देखेंगे। तो उसको हम नेगेटिव बीटा डिके कहेंगे। और नेगेटिव बीटा डिके के हम न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था यहाँ पर, अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स की तादाद कम है, तो उस दौरान यहाँ पर बीटा डिके होगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस आ गई कि कब बीटा डिके होगा और कब पॉजिटिव बीटा डिके होगा और कब नेगेटिव बीटा डिके होगा। मिसाल के तौर पर हमने ये जिक्र किया है कि न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में और प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, यानी कि न्यूट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में हों, तो उस दौरान ये नेगेटिव बीटा डिके होता है, नेगेटिव बीटा डिके होता है। तो यहाँ पर हम ये एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर कार्बन ने नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना तो साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होना और साथ ही एंटी न्यूट्रिनो एमिट होना है। अब यहाँ पे देखें प्रोटॉन्स कितने, यहाँ पे 6, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने 7। रिएक्शन बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, यहाँ पे जो 7 - 1 होगा तो ये अगेन 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, वो कहाँ से आई? क्वेश्चन तो ये है कि वो तादाद यहाँ से आई कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एमिट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमारे पास कार्बन 14 वाली कार्बन है, C6H14,
और यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, वो 8 है। क्योंकि हमें ये पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मैस प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो इस तरह ये हमारे पास 14 मैस बना। अब यहाँ पे देखें कि न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कम है और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ये इसी वजह से फिर ये नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है। इसके अलावा वीक इंट्रैक्शन हो जाती है, जैसे जैसे ये साइज बढ़ता जाएगा इनकी इंट्रैक्शन है वीक होती जाएगी। इंटू न्यूक्लियस विद वन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो इन बीटा डिके। कौन कौन सी चीज़ें एमिट होंगी यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, दूसरा एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा होगा। और साथ ही हमारे पास अगर ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है, ओरिजिनल न्यूक्लियस है, तो इसने जब कन्वर्ट होना है तो इसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इजाफा होना है, लेकिन एटॉमिक मैस सेम ही रहना है। एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज़ होगा, लेकिन इसका एटॉमिक मैस सेम रहेगा। और साथ ही इसके जो डॉटर एलिमेंट्स निकलेंगे हैज़ अनचेंज्ड मैस, उनके मैस में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होगा और एटॉमिक नंबर उनका सेम टू सेम एज इट इज़ ही रहेगा। ये चीज़ बयान की जा रही है कि एटॉमिक मैस में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इजाफा होने वाला। और तो जर्नली हम ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इक्वेशन फॉर बीटा डिके को किस तरह लिखते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो जर्नल इक्वेशन में हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई कि अगर x एक ओरिजिनल न्यूक्लियस है और इसमें बीटा डिके का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद एक बढ़ जाएगी 1 यूनिट, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और साथ ही एक न्यूट्रिनो एमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ट्रांसम्यूटेशन हो रही है फ्री न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, अब ये कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल एमिट होगा और साथ ही एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा होगा। अब हम ये बात करते हैं कि न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर 2 किस्म के क्वार्क होते हैं, एक अप और एक डाउन क्वार्क्स होते हैं, लेकिन टोटल इसमें होंगे न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होंगे, 2 इसमें होंगे डाउन क्वार्क और एक होगा अप क्वार्क। अब देखें फर्स्ट 2 तो सेम ही रहेंगे, फर्स्ट 2 में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा, फर्स्ट 2 सेम है, अप भी सेम है, साथ डाउन भी सेम है, लेकिन साथ ही जो डाउन क्वार्क है ये अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है और साथ ही फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट हो जाएगा, तो साथ ही एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो रहा होगा। अब देखें कि यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी भी एमिट हो रही। एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है, जो कि रैंडमली बिहेव करता है, वो हम आगे जाके एक ग्राफ की सूरत में भी देखेंगे और साथ ही NZ कर्व का मुताला भी करेंगे। तो देखिएगा कि एनर्जी की इक्वेशन हम ये लिखते हैं, मैस इनमें हमारे पास 3 मैस यूज़ हो रहे हैं, एक तो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और साथ ही दूसरे पार्टिकल हैं। तो देखें मैस हमने कौन कौन सा डिके में प्रोटॉन्स का मैस एमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मैस ये आ गया और एंटी न्यूट्रिनो का मैस हमारे पास ये आ गया। तो ये मैस डिफेक्ट की इक्वेशन है, मैस डिफेक्ट की इक्वेशन में हमने ये चीज़ें पुट कर दी और साथ ही एंड के ऊपर ये हमारे पास मैस आ गया। अब ये वाली टर्म हम कहाँ से लेके आए हैं, ये टर्म हम लेके आए हैं क्यू वैल्यू वाली इक्वेशन से। क्यू वैल्यू इक्वेशन में जब हमने u मल्टीप्लाई बाय c किया था, ये मैसेज एज इट इज़ ये आ गए हैं, लेकिन जैसे u क्रॉस c स्क्वेयर करते हैं तो ये आ जाता है 931 मल्टीप्लाई बाय मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ होता है, तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर ये हमारे पास एनर्जी एमिट हो जाएगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, अगर हम इस एक्चुअल एनर्जी की बात करें तो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। एक्चुअल जो कि रियल में अगर हम थ्योरेटिकली बात करते हैं, एनर्जी निकालते हैं ऐसे रिएक्शंस की जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो काफ़ी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली ये एनर्जी निकालें तो वो बहुत कम होती है। अब वो बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, वो इन पार्टिकल्स, ये वाले पार्टिकल में यूज़ हो जाती है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो टाइप के
पार्टिकल में यूज़ हो जाती है। तो इस तरह जो ओरिजिनल अमाउंट में से एनर्जी की ये अमाउंट लेस हो जाती है। अब इसी प्रोसेस को हम देखते हैं कि ये क्यों पॉसिबल होता है। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशियो के ऊपर इसकी डिपेंडेंस होती है। अगर हम एक एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस से बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अरेंज होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी लेवल्स में। मिसाल के तौर पर फर्स्ट एनर्जी लेवल है E1 है, E2 है, E3 है और E4 है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी लेवल है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं। तो ये तरतीब के लिहाज से, फार्मूलों के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से ये आपस में अरेंज होते हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन्होंने भी एक दूसरे को अरेंज किया होता है कुछ इस तरह के एनर्जी लेवल्स में, और हर एनर्जी लेवल में 2 ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 इसमें प्रोटॉन, 2 इसमें न्यूट्रॉन्स। तो देखें कि अगर ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो डार्क किए गए हैं, इनकी आपस में स्पिन वगैरह भी है, एक अप है एक डाउन है, तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे को इक्वली अरेंज कर लेते हैं और हर एक लेवल में 2 ही आते हैं। इसी तरह प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं। लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 7 हो जाते हैं या 8 हो जाते हैं और यहाँ पे 5 ही रह जाते हैं, तो फिर ये डिके प्रोसेस में जाते हैं। बेसिकली जो बीटा डिके है वो इन्हीं की वजह से सरजद होता है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्ज़ाम्पल से सीखते हैं कि बोरोन है हमारे पास B12 5। अब इसने कन्वर्ट होना है कार्बन में, तो कैसे कन्वर्ट होगा? मिसाल के तौर पर देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कितने बोरोन के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 5 1 2 3 4 5। ये प्रोटॉन्स की तादाद आ गई। अब ये प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान में रेशियो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 और प्रोटॉन्स की तादाद 5 है। अब यहाँ पर देखें पेयरिंग तो हो गई, 2 न्यूट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, फिर इनकी पेयरिंग होगी और फिर इनकी पेयरिंग होगी। लेकिन जो एनर्जी लेवल E4 के ऊपर जो कि मोस्ट हायर लेवल है एज़ कम्पेयर टू E3, तो यहाँ पर एक पेयर्ड बन रहा है, अनपेयर एक न्यूट्रॉन बच गया। अब इसकी पेयरिंग किसी के साथ नहीं हुई। लेकिन अगर आप नीचे गौर करें तो यहाँ पर एक प्रोटॉन की साइड भी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर भी किसी किस्म की पेयर नहीं, यहाँ पे भी सिंगल ही एक प्रोटॉन है। तो ये वाला न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन्स में कुछ पार्टिकल एमिट करने के बाद और ये जगह ले लेगा E3 की, यानी कि इसने अपनी एनर्जी को कम करके डाउन स्टेट वाली एनर्जी के ऊपर आ जाना। E4 चूँकि हायर लेवल है, E4 इज़ ग्रेटर दैन E3, तो बाद में क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा E3 लेवल के ऊपर। तो ये एक स्टेबल कंडीशन में चला गया। स्टेबिलिटी उसी वक्त आती है किसी भी एटम्स के अंदर कि जब उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद आपस में ऑलमोस्ट इक्वलिटी के करीब चली जाए। तो यहाँ पे देखें फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल होंगे तो फिर ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? पहले प्रोटॉन्स की तादाद कितनी थी? वो 5 थी। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी थी? 7 थी। अब देखें कि टोटल जो इसका एटॉमिक नंबर था वो 13 था, तो ये 12 था। तो देखिएगा कि जैसे ही यहाँ से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसके पास भी 6 हो जाएंगे और फिर प्रोटॉन्स की तादाद भी 6 और न्यूट्रॉन्स की तादाद, तो ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बना देंगे जो कि कार्बन का न्यूक्लियस है, दैट इज़ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हुआ क्या है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुए हैं प्रोटॉन में और ये नेगेटिव बीटा डिके है, क्योंकि नेगेटिव बीटा डिके उस वक्त होता है जब न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद से ज़्यादा हो तो तब ये नेगेटिव बीटा डिके हो जाता है। इस तरह और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो कि नेगेटिव बीटा डिके को शो करवा रही होती हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं और इसके साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल भी अमिट हो रहे होते हैं। अब हमने देखना है इसको NZ ग्राफ के थ्रू न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन्स के ग्राफ के थ्रू कि इनमें क्या रेशियो होगी कि ये जाएंगे बीटा डिके की तरफ। तो वो देखते हैं ग्राफ। अब ये ग्राफ में ये चीज़ मेंशन करवा रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रोटॉन्स की तादाद है, ये न्यूट्रॉन्स की तादाद जो कि
कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है। और दरमियान वाली ये वाली स्टेबिलिटी कर्व है, ये दरमियान वाली डॉटेड वाली ब्लैक। अब जैसे ही हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, सॉरी यहाँ पे ये प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, यानी कि प्रोटॉन्स ज़्यादा मिक़दार में होते जाएंगे न्यूट्रॉन्स के ऊपर, तो फिर उस वक्त जो बीटा डिके हो रहा होगा वो हमारे पास पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा होगा। ये अगर आपको लाइन देख सके तो बीटा पॉजिटिव डिके, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो पॉजिटिव बीटा डिके शो करवाते हैं। लेकिन जिस तरह हमने जो टाइप पढ़ी अभी वो नेगेटिव बीटा डिके के लिए पढ़ी है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद कम हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो, तो वो नेगेटिव बीटा डिके शो करवाते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव बीटा डिके के लिए। अब जब नेगेटिव बीटा डिके हो जाता है, मीन के प्रोटॉन्स बन जाते हैं ज़्यादा मिक़दार में, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस वक़्त हमारे पास ये स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों की तादाद जिस तरह हमने कार्बन के और बोरोन के केस में देखा है कि दोनों की तादाद सेम हो जाती है। जब दोनों की तादाद सेम होगी तो फिर ये स्टेबिलिटी कर्व की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हैं, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो यहाँ पर है अप या फिर डाउन है वो अनस्टेबल हैं और वो बीटा पार्टिकल अमिट करने के बाद इस कर्व के दरमियान में आ जाते हैं, जो कि स्टेबिलिटी कर्व कहलाती है। तो ये हमारे पास NZ ग्राफ है जो कि इन दोनों की रेशो को भी बयान करता है। इसके अलावा ये बयान करता है कि कब नेगेटिव बीटा डिके होना है, कब पॉजिटिव बीटा डिके होना। तो ये दोनों जो हैं ये तभी पॉसिबल हैं जब इसमें प्रोटॉन्स की तादाद या फिर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो, प्रोटॉन्स की तादाद से या फिर न्यूट्रॉन्स की तादाद से, तो तब ये बीटा डिके पॉसिबल होता है। तो आगे हमने देखना है एनर्जी के थ्रू। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डिके की। तो पॉजिटिव बीटा डिके तब ही पॉसिबल है जब हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो न्यूट्रॉन्स की तादाद से। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे देखें कि अगर ये प्रोटॉन है हमारे पास, तो पहले क्या हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था नेगेटिव बीटा डिके के लिए, तो इसका एक डाउन क्वार्क अप में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, अप क्वार्क डाउन क्वार्क की तरफ आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल में हमने कौन सी चीज़ देखनी है, मैग्नीशियम 23 है जो कि सोडियम 23 में कन्वर्ट हो रहा है। मैथ्स में यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर फिर पॉजिटिव बीटा डिके होगा। और साथ ही अब हम बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डिके की। तो पॉजिटिव बीटा डिके में हमारे पास ज़ाहिर है पहले हमने बात की थी कि एंटी न्यूट्रिनो मिट होगा, लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, ओनली न्यूट्रिनो ही मिट हो रहा होगा। यहाँ पर हमने ये कहा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ से फिर ये डाउन आ जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ से फिर दो जो हमारे पास अप क्वार्क हैं इन्होंने डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होना ही है, तो तब ही ये डिके होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन्स के अंदर कौन कौन से क्वार्क्स हैं, अप डाउन और फिर अप। और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के अंदर कौन से क्वार्क्स हैं, ये अप डाउन डाउन। अब यहाँ से फिर ये वाला क्वार्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डाउन क्वार्क में। तो पहले क्या हुआ था, पहले डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट हुआ था, अब अप डाउन में कन्वर्ट होगा। तो इसकी एग्जांपल में हमने मैग्नीशियम देखा है जो कि सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी तरह इसके एटॉमिक मास में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रोटॉन नंबर 1 यूनिट कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स 1 यूनिट कम हो जाएगा, और इसके एटॉमिक मास में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा। तो साथ ही ये बीटा डिके पॉजिटिव बीटा डिके हो जाएगा, और साथ ही एक न्यूट्रिनो भी अमिट होगा। अब देखेंगे, हमने पहले बात की थी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। ऐसे एलिमेंट्स जो कि इनरिच हों इन न्यूट्रॉन्स अमाउंट, देन इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन्स। बट हेयर इज द कंडीशन इज डिफरेंट, हेयर द एलिमेंट्स आर न्यूक्लियस आर इनरिच विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में ये कन्वर्ट होगा, और साथ ही एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल अमिट होगा, और साथ ही यहाँ पर एक न्यूट्रिनो भी अमिट हो रहा होगा। बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, जिस तरह के हमने देखा है कि अप और डाउन क्वार्क की बात की है, तो अप और डाउन क्वार्क में अप
और डाउन क्वार्क में एक दूसरे के साथ कन्वर्जन हो रही होगी। यहाँ पे डाउन अप में गया था, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद में बीटा डिके में, पॉजिटिव बीटा डिके में अप क्वार्क फिर डाउन में आ जाएगा। जिस तरह की ये मेंशन भी किया गया कि अप क्वार्क इसमें डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके जो आइसोलेटेड एटम्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इट रिक्वायर्स एनर्जी बिकॉज मैस ऑफ न्यूट्रॉन बीइंग ग्रेटर दैन द मैस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मैस जो न्यूट्रॉन का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन बीटा पॉजिटिव डिके कैन ओनली हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस व्हेन द डॉटर न्यूक्लियस हैज़ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी दैन द पेरेंट न्यूक्लियस। ये तब भी पॉसिबल होना है कि जब डॉटर न्यूक्लियस के पास ज़्यादा एनर्जी हो एज़ कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। तो यही डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जीज गोज इनटू रिएक्शंस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। यही रिएक्शन जो कि बाद में इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को करवाता है। और इसी तरह एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो और साथ ही काइनेटिक एनर्जी इन दिस पार्टिकल विल आल्सो बी एमिट। यहाँ पे देखें कि हमने ये बात की है कि ये आइसोलेटेड के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसकी वजह यही है कि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो अब इन रिएक्शंस को करवाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? यहाँ पे हमने ये बात की है कि पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन डॉटर की न्यूक्लियस एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी वो ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो यही डिफरेंस इनको इस रिएक्शन की तरफ ले जाएगा कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और साथ ही एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिटिव पार्टिकल जिसको हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का नाम दे रहे हैं, और साथ ही एक न्यूट्रिनो भी एमिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बीटा के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किस तरह फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हमने ये इक्वेशंस ड्रा की हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी का नाम दे दें कि ये हमारे पास आ गया, इसका डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कैप्चर रिएक्शंस की बात हो रही है। तो ये हमारे पास मोमेंटम आ गया, मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू एच क्रॉस ओवर डेल एक्स। दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर यहीं से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते फार्मूला अप्लाई करने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूसली बन रहा होता है, और ये शेयर होता है एवरेज बीटा एनर्जी के साथ और न्यूट्रिनो एनर्जी के साथ, दोनों के दरमियान में आपस में ये शेयर होगा कि एमिटेड पार्टिकल इनका कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन रहा होगा, जिसकी रेंज होगी ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम रेंज तक ये जाएगा। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस दो चीज़ों के ऊपर है, एक पेरेंट न्यूक्लियस के ऊपर और दूसरा डॉटर न्यूक्लियस के ऊपर, और ये पार्टिसिपेट करते हैं दोनों डिके प्रोसेस। इस तरह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बीटा डिके का वो क्यू वैल्यू इसकी शेयर होती है, शेयर बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो, और इसी दौरान ये द टिपिकल काइनेटिक एनर्जी इज़ अराउंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द मोस्ट एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल एंड अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक्स विद स्पीड वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इनकी जो बीटा पार्टिकल, इनकी स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। जिस तरह हमने पहले भी यहाँ पे जिक्र किया था कि इट शोज़ दैट द इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस। तो अगर वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते तो फिर वो कन्फाइन कर जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट्स को। नो मटेरियल कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन उसके साथ ये बात भी है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको न्यूक्लियस के अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं देता। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस की है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके प्रोसेस। सम टाइम ऐसे होता है कि जब प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एक्सेस अमाउंट में हो और न्यूट्रॉन लेस अमाउंट में हो। तो प्रोटॉन्स की तादाद जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना सरजद होगा, जिसमें एक्सरे का प्रोसेस भी होता है कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कम है, यानी कि पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस इस फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर फिर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल बना देते हैं। इसी तरह जब ज़ाहिर है यहाँ पे एक वैकेंसी तो क्रिएट होनी ही होनी है कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर कर जाना, तो यहाँ पे इस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए ऊपर से हर लेवल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ से है, अगर यहाँ से दूसरे शेल में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो ज़ाहिर फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर इसको फिल अप करने के लिए ऊपर से आएगा। तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स का एक रोटेशन स्टार्ट हो रही है, जिसके दौरान में एक्स रेज अमिट हो रही होती है। इसकी एग्जांपल में KR है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, इसका एटॉमिक मैस 81 है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता है तो ये 35 हो जाता है, और साथ ही एक पार्टिकल न्यूट्रिनो अमिट हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस। यहाँ पे भी वही एग्जांपल को मेंशन किया गया दोबारा कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, न्यूट्रॉन से बन जाएगा, और ये इन्वर्स बीटा डिके होगा। ये हमारे पास इन्वर्स बीटा डिके है, और इसी दौरान ये हमारे पास एक और क्रिप्टॉन 81 वाला पार्टिकल हम एलिमेंट ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और ये Br में ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया, ब्रोमीन 81 वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, साथ ही एक न्यूट्रिनो भी इसने एमिट कर लिया। तो ट्रांसम्यूटेशन की बात हम करते हैं। ट्रांसम्यूटेशन में वही चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा डिके, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो ये ट्रांसम्यूट वन केमिकल एलिमेंट इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। जिस तरह CS है, सीजियम है, 55 फिर 56 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही ये बीटा नेगेटिव डिके होगा। इसी तरह सोडियम है, ये Ne में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही एक पार्टिकल भी इमिट हो जाएगा, पॉजिटिव बीटा डिके होगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, ये नियॉन में कन्वर्ट हो गया, नियॉन 1022। तो ये था हमारे पास बीटा डिके, सिंगल बीटा डिके की बात कर रहे थे। कल हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिनोस और एंटी न्यूट्रिनोस कैसे बनते, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ हम देखेंगे डबल बीटा डिके प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।